हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो ओ लेवल का आपका थर्ड पेपर होता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सारे सॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पाइथन, नंपाई, इन सब की डिटेल वीडियो थ्योरी की बनाई हुई है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप थ्योरी एक बार समझ लें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार करें। देखिए, आज हम टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। सही ये है कि सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें तुक्का लगाना पड़ता है, जो चीज़ें हमें नहीं आ रही होती हैं, तो उसको भी हम लोग कैसे यहाँ पर देखेंगे, उस चीज़ को भी यहाँ पर समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास और स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चंस के साथ में ही आप सॉल्व करते जाइए। लास्ट में जरूर से बताइए कितने आपने सही किए हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए, हमसे पूछा गया कि जो रीड लाइन फंक्शन होता है, रीड लाइन मेथड होता है, वो क्या रिटर्न करता है। तो रीड लाइन मेथड जब काम करेगा तो इसमें लास्ट में हमें लिस्ट रिटर्न होकर के आएगी, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो लिस्ट के टाइप से आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपने लिखा एफ डॉट रीड 5, एक फाइल जो कि है एफ नाम से, इसको क्या पढ़ेगा, तो कितने लेटर्स को पढ़ेगा, क्योंकि आपने वैल्यू 5 पास की है तो सिर्फ 5 कैरेक्टर्स को पढ़ेगा, बाकी सब चीजों को छोड़ देगा। तो ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पाइथन किस में लिखा गया है, मतलब जो पाइथन लैंग्वेज है उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वो है हमारी सी लैंग्वेज। पाइथन को सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये हमें याद रखना होगा। मतलब कि जो पाइथन के कोड्स हैं, पाइथन क्या करता है किस टाइम पर, तो वो चीजें सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रैक्टिकल पे बेस होते हैं, जैसे कि ये 4 नंबर का है, 5th क्वेश्चन में भी ये प्रैक्टिकल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीजें आपको समझनी है। इसमें सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, एक एग्जाम्पल नाम का वेरिएबल बनाया गया जिसमें HELLE ये सेव किया गया और इसमें कहा गया एग्जाम्पल डॉट आर फाइंड ई, मतलब कि हमें ई को यहां पर फाइंड करना होगा। तो यहां पे आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, देखिए जो आर फाइंड फंक्शन होता है क्या करता है, किसी भी जो हम वैल्यूज को पास करते हैं वो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हमें रिटर्न करके देता है। तो ई में कितने नंबर पे इसको मिल रहा है, 0 1 1 नंबर पे मिल रहा है, और 0 1 2 3 4 नंबर पे ई मिल रहा है। तो 1 और 4 ये दो वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4, इसलिए हमें आर फाइंड जो होगा 4 रिटर्न करेगा। तो ऑप्शन सी यहां बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित पाइथन कोड की वैल्यू क्या आएगी। आपने लिखा प्रिंट 46 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए 4 को 36 से पहले डिवाइड किया जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। लेकिन क्योंकि डिवाइड करता है तो हमेशा ये फ्लोट वैल्यू देता है, इसलिए हमारे पास 9.0 आंसर में आएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चीजों को समझते हुए आंसर करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो रहे होंगे। अगर आप एग्जाम में 85 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका ए ग्रेड कंफर्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं चीजों को समझने करने की, आप बस थोड़े से ध्यान से चीजों को पढ़िए और थोड़ी सी आपको मेहनत भी इसमें करनी रहेगी। आगे हमसे पूछा गया है कि एक अन्य मॉड्यूल में किसी मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए आप उस स्टेटमेंट का उपयोग करके इंपोर्ट करना होगा, मतलब किस स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे जिससे हम किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या टाइप करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड, इंक्लूड नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंपोर्ट कीवर्ड ही बना है, इसी को हम टाइप करेंगे, तब हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करा पाएंगे अपने प्रोग्राम में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फ्लोचार्ट में दो संख्याओं का योग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का हम लोग यूज करते हैं। अगर दो चीजें हैं उनको अगर हमें जोड़ करके दिखाना है तो इसमें से किस चीज का यूज करेंगे, तो वहां पर हम लोग प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। देखिए डिसीजन का तब यूज करते हैं जब हमें इफ इल्स इस तरह की कोई कंडीशन देनी होती है, डिसीजन बॉक्स कुछ ऐसा हम बनाते हैं। लेकिन प्रोसेस बॉक्स हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप से दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कौन बोला जाता है। तो आप जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क होता है हमारा सीपीयू को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल ऑब्जेक्ट एफ की संपूर्ण सामग्री को पढ़ेगा, मतलब कि इसमें से कौन सी ऐसा फंक्शन है जिसको हम यूज करेंगे तो अगर कोई एफ नाम की फाइल है तो वो पूरी फाइल पढ़ी जाएगी। इसके लिए हम सिंपल लिखते हैं एफ डॉट रीड, इसका मतलब है कि एफ नाम की फाइल को रीड करो। अब उसके सारे कंटेंट को रीड करता है, ऑल वगैरह नहीं लिखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका भी हमें आउटपुट बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहले आप एक एक लाइन को पढ़िए फिर आप समझिए। सबसे पहले हमें प्रिंट वाली लाइन पढ़नी चाहिए, प्रिंट आप पढ़िए तब आप चीजों को समझ पाएंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या गया, एक डिफिनीशन बॉक्स है तो हमने लिखा डिफ कीवर्ड, और एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने लिखा ए, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, फिर हमने लिखा b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू
10 और हमने कहा प्रिंट करो इसको, क्या प्रिंट करना है, a इज फिर a की वैल्यू, फिर एंड b इज b की वैल्यू एंड c इज c की वैल्यू, ये हमें प्रिंट करना है। उसके बाद हम फंक्शन चलाएंगे 13 और 17, मतलब जो फन नाम का फंक्शन है उसके अंदर वैल्यू 13 और 17 पास हो जाएगी। उसके आगे हम फंक्शन चला रहे हैं कि a के अंदर 2 का रख दो और c के अंदर 4 का रख दो। इसके आगे हम चाहते हैं फंक्शन चले और 5, 7, 9 ये हमने वैल्यूज को पास किया। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए प्रिंट कर रहे हैं a इज a, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, a इज 13 क्योंकि सबसे पहले इसको 13 मिलेगा एंड b इज 17, फिर b की जो वैल्यू 17 है वो यहां पर मिलेगी और c में क्योंकि 10 पहले से है इसके लिए हमने यहां वैल्यू नहीं बताई है तो c इज 10 ही हमें देखने को यहां पर मिलेगा। इसके आगे फिर फंक्शन ही हमारा चलेगा ये वाला और ये क्या करेगा, a के अंदर 2 को रखेगा और फिर c के अंदर 4 को रखेगा। तो यहां पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, a इज 2 एंड b इज 5, जो कि पहले से b के अंदर 5 है और c के अंदर 4 रखा गया, तो अब की बार c में 10 ना आके c इज 4 यहां पर प्रिंट होगा। अगली लाइन में 5, 7, 9 ये तीनों चीजें रखी गई हैं तो यहां पर तीनों चीजें प्रिंट होगी, लिखा रहेगा a इज 5, b 7 एंड c इज 9। यहां पर हो क्या रहा है, इसी एक लाइन में पहले ये जुड़ी फिर ये जुड़ी फिर ये जुड़ी और ये चीजें जुड़ करके हमें प्रिंट के अंदर आंसर मिल रहा है। तो इस फंक्शन को आपको समझना होगा, ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे देखिए पूछा गया है कि पाइथन लैंग्वेज में k को पावर 1 तक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर सही है। इसमें से कौन सा ऑपरेटर जो सही है जिसकी मदद से हम k की पावर हम एक बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं डबल एस्ट्रिक लगाते हैं जब भी हमें किसी भी चीज की पावर निकालनी होती है, तो k एस्ट्रिक एस्ट्रिक 1 लिखेंगे जिससे k की पावर 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि a एक स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट या फिर वाक्यात्मक रूप में आवश्यक होता है लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई भी कोड निष्पादित हो। मतलब क्या है कि जब आप कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं, जैसे कि कोई लूप लगा रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि कोई भी चीज यहाँ पर जरूरी है लेकिन वो यहाँ पर यूज ना की जाए, आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पास कीवर्ड लिखते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं जब हमें किसी भी लूप को तोड़ना होता है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सॉफ्टवेयर के विकास के लिए निम्न किस चरण में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का प्रलेख किया गया है। मतलब कि अगर हमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बढ़ाना है तो हमें किस चीजों पर यहाँ पर जोर देना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, टेस्टिंग पर उसकी जोर देंगे। जितने ज्यादा आप टेस्टिंग उसकी करेंगे उतनी सॉफ्टवेयर आपका अच्छा बनता जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पाइथन में नंपाई एरे में जीरोस फंक्शन का क्या उपयोग होता है। देखिए जो जीरोस फंक्शन होता है पाइथन के अंदर वो क्या करता है, एक मैट्रिक्स बनाता है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो वाले होते हैं। हमने नंपाई इसके पहले वीडियो में पढ़ी थी, उसमें आप चीजें समझ पाए होंगे। जीरोस फंक्शन की मदद से नंपाई में एक मैट्रिक्स बनेगा, मतलब एक हमारे पास एरे बनेगा जिसके अंदर सभी जीरो होंगे, सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे आउटपुट पूछा गया, इस चीज का आउटपुट क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक फंक्शन बनाया गया, तो डेफ कीवर्ड लिखा, एस नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर n1 एक वैल्यू पास की और कहा गया प्रिंट करो n1 को। इसके बाद में n1 के अंदर क्या रखा गया, n1 में 2 को ऐड करके रखा गया, तो टोटल 3 हमारा n1 के अंदर से हो गया। इसके बाद n2 के अंदर रखा गया 4 को, फिर उसके आगे हमने लिखा s, एक फंक्शन यहाँ पे जिसमें रखा गया n2 को और प्रिंट करना है हमें n2। तो टोटल यहाँ पे 2 प्रिंट्स हैं, एक प्रिंट ये है हमारे पास और एक प्रिंट ये है, तो टोटल 2 हमारे पास आंसर आएंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ रहा होगा, वो आएगा, यहाँ पर देखिए प्रिंट पहले होगा n1 और n1 के अंदर क्या है n1 + 2। लेकिन इसके आगे अगर आप पढ़े तो इस लाइन में देखिए क्या क्या, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। ये जो n1 है, जो s नाम का हमारे पास फंक्शन था, इसी फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या रख दी गई, n2 को रख दिया गया और ये n2 के अंदर क्या है हमारे पास 4 पड़ा हुआ है। तो देखिए 2 लाइनें हम प्रिंट कर रहे हैं। एक तो हमने क्या किया, n1 नाम का फंक्शन बनाया, बीच की जो 2 लाइनें दी गई है कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं। n1 के अंदर हमने क्या किया, n2 को रख दिया, n1 को हटा के हमने कहा जो n1 है इसकी जगह पर आप n2 अब हम मानेंगे और n2 में वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे जो प्रिंट करेगा इस 4 को प्रिंट करेगा और साथ में ये जो प्रिंट कर रहा है n2 को, ये भी 4 को प्रिंट कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझना रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। a = 5, b = 8, c = 6। इसके लिए निम्नलिखित एल्गोरिथम का आउटपुट क्या होगा। अगर a में 5 है, b में 8 है, c में 6 है, तो अगर इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, समझते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, फिर स्टेप 2 में क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया वेरिएबल abc जो कि यहाँ पर डिक्लेयर है। फिर इनको रीड किया गया वेरिएबल abc को, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू भी आ जाएंगी 5, 8 और 6। अब चेक किया गया इफ a < b, अगर a जो है वो छोटा है b से और साथ में a छोटा है c से, तो यहां पर लिख कर आना चाहिए a द स्मॉलेस्ट नंबर, तो लिख कर आएगा a स्मॉलेस्ट नंबर। अदरवाइज क्या लिख कर आएगा,
सी स्मॉलेस्ट नंबर ये लिख करके आएगा। अगर ये लूप नहीं चलेगा, इसके अलग फिर से चेक करेगा क्या बी हमारा छोटा है सी से, तो डिस्प्ले हो जाएगा बी इज स्मॉलेस्ट नंबर, अदरवाइज लिख कर आएगा सी इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? तो यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें नहीं समझनी, आपको बस इसमें यही समझना है कि इन तीनों में छोटा नंबर कौन सा है। ये पूरा प्रोग्राम सिर्फ यही बता रहा है, 3 नंबर में सबसे छोटे नंबर को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर 5 होना चाहिए, मतलब ए हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सबसे छोटी संख्या है। इस तरीके से आपको चीजें यहाँ पर थोड़ी सी समझनी होंगी। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 17, इसमें पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। लिखा हुआ है सम 1 2 3, तो पहले 1 2 3 ये तीनों आपस में ऐड होंगे, टोटल यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 ही प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। ये चीजें आप में समझनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम परमानेंट डेटा को सेव करके रख सकते हैं? तो वो है हमारी फाइल। फाइल के अंदर हम डेटा को परमानेंट सेव रखते हैं, वेरिएबल में डेटा रखते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन फाइल के अंदर डेटा हमारा परमानेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फ्लो चार्ट के लिए कनेक्टर प्रतीक क्या होते हैं? जो कनेक्टर्स हम यूज करते हैं वो फ्लो चार्ट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का यूज करते हैं। जो सबसे पहले एक सर्कल बनाया जाता है वो एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सर्कल से हम अपनी चीजों को स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फ्लो चार्ट में दो ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए फ्लो चार्ट के रूप में किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? अगर दो बॉक्सेस को आपस में कनेक्ट करना है तो इसके लिए हम एरो का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये नंपाई से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि इंपोर्ट करो पहले तो नंपाई को एज अ एनपी। ये लाइन हम लोग लिखते हैं जब भी हमें नंपाई को यूज करना होता है। तो इसका इस लाइन का मतलब ये है कि हम नंपाई मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, साथ में नंपाई हम हर बार ना लिख के एनपी लिखेंगे। अगला ए नाम का एक यहाँ पर एरे बनाया गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 8 इस तरीके से, और बी नाम का एक एरे बना है जिसके अंदर 0 3 4 2 1 लिखा हुआ है। सी नाम का एक वेरिएबल बना है जिसमें इन दोनों को पहले जोड़ के रखा जाएगा। तो आप इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहां पर करनी होगी। सबसे पहले 1 और 0 ऐड होगा तो यहां पे हमारे पास 1 आउटपुट आएगा। 2 और 3 ऐड होगा तो यहां पे हमारे पास 5 आएगा। इसके आगे 3 और 4 ऐड होगा तो यहां पर 7 आएगा। 5 और 2 ऐड होगा यहां पर फिर से 7 आएगा। इसके आगे 8 और 1 ऐड होगा यहां पे 9 आएगा। तो यहां पे 1 5 7 7 9 ये यहां पर वैल्यूज सी के अंदर सेव हो जाएंगी। और इसके आगे सी को क्या किया गया, मल्टीप्लाई कराया गया ए के साथ में। अभी सी वेरिएबल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ में। इसके आगे जो प्रिंट फंक्शन लिखा है, प्रिंट क्या कर रहा है कि जो भैया जो सी के अंदर तुम नई ये वैल्यूज लाए हो मल्टीप्लाई वगैरह करवा करके सारी चीजों को ए के साथ, उसमें जो पोजीशन 2 है उसकी हमें आंसर दो। मतलब कि 0 1 2 इस जगह का हमें आंसर चाहिए कि बताओ यहां पर हमारे पास आउटपुट में आंसर क्या आएगा। तो ये चीज आपको यहां समझनी है। यहां पे हमारे पास आउटपुट में आंसर क्या आ रहा होगा, वो रहेगा 12। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी यहां पर करनी होगी। तो कुछ देखिए क्वेश्चन जैसे हमने कहे ऐसे आते हैं जिनमें आपको तुक्का लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आप तुक्का लगाएंगे। मान लीजिए ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको तुक्का लगाना भी पड़ रहा है। तो 10 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उसमें से भी उनमें सही होने के चांसेस 2.5 है, मतलब 2 नंबर तो आपके सही होंगे ही होंगे। तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूल का उपयोग करने का लाभ नहीं है? अगर कोई मॉड्यूल आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा लाभ इसमें से नहीं है? प्रोग्राम कोड के पुनः उपयोग का एक साधन प्रदान करता है, तो ये तो सही है, लाभ ही हमारे पास होता है। कार्यों को विभाजित करने के लिए एक साधन प्रदान करता है, ये भी यहां पर सही हो जाएगा। प्रोग्राम के आकार को कम करने का एक साधन प्रदान करता है, ये भी यहां पर सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों को परीक्षण करने का एक साधन प्रदान करता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमसे भी फिर से एक प्रोग्राम यहाँ पर पूछा गया है पाइथन का। प्रोग्राम्स आपसे छोटे छोटे सारे पूछे जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं रहते हैं, लेकिन हमें चीजें आनी चाहिए। लिखा हुआ है टपल 1, मतलब वेरिएबल एक बना हुआ है टपल 1 नाम का जिसके अंदर 5 1 7 6 2 ये नंबर्स को रखा गया है। अब कहा गया टपल 1 डॉट पॉप 2, मतलब कि 0 1 2 टपल 1 डॉट पॉप 2। यहां पर देखिए हमें समझना होगा जो टपल्स हम बनाते हैं, टपल्स के अंदर क्या होता है, पॉप फंक्शन हम नहीं यूज कर सकते हैं। पॉप फंक्शन सिर्फ लिस्ट के अंदर यूज किया जाता है। ये चीज यहां पर आपको समझनी है। इसीलिए जब भी हम प्रिंट करेंगे टपल 1 को तो ये लाइन यहां पर बिल्कुल मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें पॉप फंक्शन लगा हुआ है। तो डायरेक्ट ये वैल्यू प्रिंट होगी। तो ऑप्शन सी यहां पे आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये पॉप फंक्शन आपको समझना है। पॉप फंक्शन को सिर्फ हम लोग लिस्ट के साथ में यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया कि numpy का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप जानते हैं numpy का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, किसी भी फाइल पॉइंटर की इसमें से कौन सा फंक्शन है जो किसी फाइल के पॉइंटर को करेक्टली हमें रिटर्न करके देता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी टेल। टेल यहां पर फंक्शन यूज करते हैं जिसकी मदद से किसी भी फाइल के पॉइंटर्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगला है रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। कई बार हमने पिछले क्वेश्चन आंसर की सीरीज में इस चीज को समझा हुआ है। रिकर्सिव फंक्शन होता है एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी डिक्लेरेशन गलती है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो गलत डिक्लेयर किया गया है। अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू 2, अंडरस्कोर एक्स वाई जेड अंडरस्कोर 5, x इक्वल टू 3, तो इसमें से कौन सा गलत है। ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। हम अंडरस्कोर से वेरिएबल बना सकते हैं और किसी भी वेरिएबल में कहीं पर भी अंडरस्कोर लिख सकते हैं। सिर्फ नंबर से वेरिएबल हम नहीं बनाते हैं और वेरिएबल में कहीं पे स्पेस नहीं देते हैं, कुछ सिंबल का भी यूज नहीं करते हैं। तो इसमें से ये तीनों ही आपके यहाँ पर सही रहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हमसे आउटपुट पूछा गया है कि प्रिंट आई डॉट लोअर फॉर आई इन हेलो। हमसे इसमें से पूछा गया क्या आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान से थोड़ा सा समझना है। हमने लिखा है आई डॉट लोअर, मतलब जो आई है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल लेटर्स में प्रिंट होगी। और आई है क्या, आई को किस लिए यूज कर रहे हैं, आई इन हेलो, आई को हेलो के अंदर हम मान रहे हैं। तो आई पहले एच के पास जाएगा, उसको पहले लोअर करेगा, प्रिंट करेगा, उसके बाद में ई के पास जाएगा, लोअर करेगा, प्रिंट करेगा। इस तरीके से हमारे पास में HELLO हेलो प्रिंट होकर के आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करा रहे हैं तो एज इट इज लिस्ट नहीं प्रिंट होती है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से हेलो हमारा प्रिंट होगा। तो ये दोनों चीजें आपको यहां पर समझनी होंगी। फॉर लूप जो लगाते हैं इसमें हम जो आई लिखते हैं, ये आई इसलिए लिखते हैं, हम बताते हैं कि जो आई है वो इसके एक एक एलिमेंट को बार बार लेकर के यहां पर आएगा और उसको प्रिंट कराएगा। इस चीज के लिए हम यहां पर आई को यहां लिख रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमसे आउटपुट पूछा गया कि n इक्वल टू 5 है, n के अंदर 5 है। वाइल लूप हमने लगाया, वाइल मतलब होता है जब तक कि n हमारा बड़ा रहे 0 से, जब तक कि n हमारा 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। और n-1 से हमारा लूप यहाँ पर है, n-1 यहाँ पर लूप स्टार्ट होगा। इफ n इक्वल टू, जैसे ही n इक्वल टू होगा वहां से चीज हमारी कंटिन्यू हो जाएगी, मतलब वो चीज प्रिंट नहीं होगी। और अब हमसे कहा गया है कि प्रिंट करो n को। तो यहां अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो उल्टा लूप हमारा चलना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारा 4 प्रिंट करेगा, इसके बाद में 3 प्रिंट करेगा। लेकिन क्योंकि 2 पे कहा है इसको कंटिन्यू हो जाना है तो 2 नहीं प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा और 0 प्रिंट करेगा। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए हमसे पूछा गया है कि यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई फाइल बनाता है। मतलब इसमें से हम कौन से मोड का यूज करेंगे, फाइल डॉट किस मोड का यूज करेंगे जिसकी मदद से अगर फाइल नहीं है तो हम नई फाइल बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, राइट मोड का भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ में अपेंड मोड का भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से यहां पर कहा जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा हमें बताइए। ए इक्वल टू क्या है, नंपाई एरे यहां बनाया गया है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास में, जिसमें पहले लिखा है 1 2 3 और उसके नीचे लिखा हुआ है 4 5 और 6 इस तरीके से। अब हमसे पूछा गया प्रिंट ए डॉट शेप, मतलब कि जो ए नाम का हमारे पास में एरे है इसका शेप कैसा है। तो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हमसे इसमें बताया जाता है कि रो कितनी है, तो हम बताएंगे इसमें शेप कैसा है। इसमें 2 रो है, पहली और दूसरी 2 रोज हो जाएंगी, उसके साथ में 3 कॉलम है 1 2 3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। 2 रो और 3 कॉलम्स का हमारे पास में एरे ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखिए हमसे यहाँ पर फिर से पाइथन का एक फंक्शन यूज किया गया, लिखा हुआ है प्रिंट 5 × 2 डिवाइड 3। यहां पर ये जो लगा हुआ है ये फ्लोर डिवीजन लगा हुआ है, मतलब 3 2 से डिवाइड होगा और जो आउटपुट मिलेगा उसके सिर्फ इंटीजर पार्ट को जोड़ा जाएगा। तो अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0.6666। इस तरीके से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा और 66 यही बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लगाया है तो वो इधर की चीजों को छोड़ देगा, सिर्फ 0 को काउंट करेगा। तो 2 डिवाइड 3 यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा 0 और 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास में 0 ही लास्ट में बचेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें हमसे कहा गया है कि D1 नाम की एक डिक्शनरी बनाई जिसमें ABC 5
डेफ 6 और GHI 7 लिखा गया है। अब हमसे कहा गया कि भैया इसमें प्रिंट करो D1 की 0 पोजीशन। इसे अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो क्योंकि D1 जो है इसमें 0 पोजीशन नहीं यूज करते, यहाँ पे की या वैल्यू की हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ हमको एरर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले इंपोर्ट numpy एज np, यहाँ पे numpy यूज की गई है। एरे नाम के वेरिएबल में क्या रखा गया है, एक एरे को रखा गया है। इसमें क्या लिखा है 1 2 3 5 8, ये यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसी एरे नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया, हमने लिखा एरे +1, मतलब कि इस एरे में क्या करो एक ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 की जगह पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसके आगे कहा गया प्रिंट कर दो एरे के पोजीशन 1 को। तो पोजीशन 1 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर पहले 0 से स्टार्ट होगा तो 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है, तो 0 1 की पोजीशन ये आएगी। लेकिन इसके अंदर अभी 2 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक हमने जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ गया है 3। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन चीजों को समझना है तो आप सही आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है हमें, इसमें हमसे कहा गया है कि कौन शब्दकोश में की इक्वल्स टू टाइगर के लिए की वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा। हमें करना क्या है, टाइगर को डिलीट करना है, टाइगर की और वैल्यू को डिलीट करना है, जो कि ये हमारे पास में डिक्शनरी बनी हुई है डिक्ट नाम की। तो इसमें से कौन ये काम कर रहा होगा, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे। क्या डिलीट हमें करना है, डिक्ट टाइगर, मतलब टाइगर को यहां पर हमें क्या करना है, की को डिलीट करना है। तो ऑप्शन ए की तरह से आप यहां पर टाइप करोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देखिए हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा। डी इक्वल्स टू 3 4 5 ये रखा गया है। फॉर के इन डी, के को डी के अंदर रखा गया, मतलब के पहले 3 बनेगा, फिर 4, फिर 5 इस तरीके से, और प्रिंट होगा के हमारे पास में। तो आंसर आपको 3 4 5 ये मिल रहा होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमसे कहा गया कि एक्स का डेटा टाइप क्या होगा। एक्स का डेटा टाइप मतलब यहाँ पे इंपोर्ट कराएगा सबसे पहले numpy एज np को। ए के अंदर एक एरे रखा हुआ और एक्स के अंदर रखा हुआ है ए डॉट टू लिस्ट, ए को लिस्ट में कन्वर्ट करके एक्स में रखा गया। तो अभी हमारे पास एक्स का डेटा टाइप कैसा होगा, लिस्ट टाइप का डेटा टाइप होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें भी हमें आउटपुट कहा गया है कि एक डिफिनीशन बनाया गया, मतलब एक फंक्शन बनाया गया डिस्प्ले नाम का, जिसके अंदर बी और एन दो वेरिएबल पास किए गए। वाइल ये तब तक चलेगा जब तक एन की वैल्यू हमारी बड़ी रहेगी 0 से, और प्रिंट करना है हमें सबसे पहले बी को, और फिर इंड में एक स्पेस छोड़ देना है। इसके साथ जो एन है हमारा -1 रखा गया, और डिस्प्ले में इसको प्रिंट कराएंगे तो डिस्प्ले के अंदर Z,3 को रखा हुआ, मतलब बी की जगह पे Z आएगा और एन की जगह पे 3। तो ये क्या हमें प्रिंट करके देगा, 3 बार Z, क्योंकि पहले Z प्रिंट होगा, फिर -1, फिर 1 हो जाएगा तो Z प्रिंट करेगा, 2 हो जाएगा Z प्रिंट करेगा, और तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। तो यहाँ पे ए हमारे पास आंसर सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास 39। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट में एफ क्या है। यहाँ पर एफ के बारे में पूछा गया। तो एफ हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें ओपन फंक्शन लगाएगा, और data.txt नाम की फाइल को रीड मोड में ओपन करके इसमें रखा गया है। तो यहाँ पे एफ क्या होगा हमारा, एक फाइल हैंडल बोला जाता है, इसको फाइल हैंडल बोलेंगे। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। लिस्ट 1 में एक एलिमेंट 5 जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अगर लिस्ट 1 आपके पास में है, इसमें आप चाहते हैं 5 नाम के एलिमेंट को आप इसमें ऐड कर पाएं, तो किस तरीके से उसे लिखेंगे, इससे आप क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर अपेंड करके लिखेंगे। पॉप से आप क्या करते हैं, लिस्ट में कुछ भी डिलीट करते हैं, और अपेंड से उसके अंदर कुछ जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। इसमें में आउटपुट पूछा गया है कि y में रखा गया है 2 5j, 6 से 3 वैल्यूज रखी गई हैं, और y डॉट सॉर्ट फंक्शन लगाया गया। तो इस सॉर्ट फंक्शन से किस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। देखिए जो लिस्ट होता है उसमें सेम डेटा टाइप की हम चीजें यहाँ पर रख रहे होते हैं, तो 5j नहीं रखेंगे, यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सी को यहाँ पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए इसकी लेंथ कितनी रहेगी, किस चीज की, हेलो 2 4 6। लेंथ की अगर बात करें, टोटल लिस्ट के अंदर देखिएगा टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, तीसरा और चौथा, टोटल 4 यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लूप के अंदर की सामग्री को के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो कैसे हम लूप के अंदर की किसी भी सामग्री को अलग कैसे करेंगे, इसके लिए आप कॉलन का यूज करते हैं। कॉलन आप लगाते हैं तो लूप के अंदर की चीजों को हम अलग अलग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो फॉर लूप में बताया गया
फॉर लूप में टोटल 3 चीजें देते हैं। सबसे पहले बताते हैं लूप कहाँ से चलेगा, फिर बताते हैं लूप कहाँ तक की चलेगा, और फिर बताते हैं लूप कैसे चलेगा। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉलन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। फ्लो चार्ट में पतंग या डायमंड प्रतीक जो हम ये बनाते हैं, इसका क्या काम होता है? तो ये डिसीजन लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसके जितने भी आपके शेप्स होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो 44 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम का उपयोग के लिए किया जाता है, मतलब फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम क्यों किया जाता है? बेहतर प्रोग्रामिंग, अनुकूल कोडिंग, व्यवस्थित परीक्षण। तो इन सभी चीजों के लिए हम लोग फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम का यूज करते हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें हमसे पूछा गया कि पाइथन के संदर्भ में इसमें से सही कौन है? टपल और लिस्ट दोनों अपरिवर्तनीय होती है, मतलब उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर टपल अपरिवर्तनीय होती हैं जबकि लिस्ट में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देखिए हमसे पूछा गया है किस प्रकार का डेटा है, जो एरे ही हमारा किस प्रकार का डेटा है। तो ये 47 में क्या है हमारे पास? लिस्ट ऑफ टपल्स, कई सारे टपल्स की एक लिस्ट है हमारे पास में। देखिए पहला ये टपल है हमारे पास, दूसरा ये टपल है, तीसरा ये टपल है। और इसको रखा कहाँ गया है? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो ये लिस्ट बनाता है, लिस्ट के अंदर रखा गया। तो ये लिस्ट ऑफ टपल्स यहाँ पर बोला जाएगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नियंत्रण संरचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें से कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? लूप, डिसीजन, प्रोसेस, या फिर नन ऑफ दिस। यहां अगर बात करें तो कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा नहीं होगा हमारा? प्रोसेस यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं होगा। लूप और डिसीजन कंट्रोल्ड में रहते हैं लेकिन प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रक्चर में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एक सूचना को मानव पठनीय अर्थात ASCII या यूनिकोड वर्णों की एक स्ट्रीम के रूप में संग्रहित करता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या करेगा? जो भी सूचना होगी उसको ASCII या फिर यूनिकोड्स में कन्वर्ट करके रखता है। तो वो हमारी होती है टेक्स्ट फाइल्स, जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया हमसे कि पैकेट के सभी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? लिखते थे इंपोर्ट नंपाई, इंपोर्ट टर्टल, इस तरीके से अलग अलग हम लाइब्रेरीज को डाउनलोड करते थे, इंपोर्ट कराते थे। लेकिन यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे अगर सारी फाइलों को हमें इंपोर्ट कराना, लिखेंगे फ्रॉम पैकेजेस इंक्लूड एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक लगाएंगे। इस तरीके से हम जितनी भी हमारे पास में मॉड्यूल्स होंगे सारे हम इंपोर्ट करा पाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा? इंपोर्ट numpy asnp a इक्वल्स टू numpy array 1 2 3 0 1 4। तो यहाँ पे भी 2 डायमेंशनल अरे यहाँ पर बनाया गया है जिसमें टोटल 2 रो और 3 कॉलम्स हैं। प्रिंट करने के लिए कहा गया a डॉट साइज, मतलब इसका हमें साइज यहाँ पर प्रिंट करना है कि इसका साइज कितना होगा। साइज का मतलब होता है कि इस पूरे एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट रखे गए। तो यहाँ पर देखें 3 ईयर है, 3 ईयर है, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो साइज हमेशा एलिमेंट्स के नंबर्स को प्रिंट करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा? m+n1। तो यहाँ पर इनको अगर ऐड करेंगे तो ऑप्शन में हमें MNL इस तरीके से ऑप्शन हमें कुछ मिल रहा होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। फ्लो चार्ट में आउटपुट को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? मतलब इसमें से कौन सा चिन्ह लगाएंगे जिसमें फ्लो चार्ट में आउटपुट हम दिखाते हैं? कोई भी आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वहां पे स्क्वायर बॉक्स का यूज करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि अगर एक x इक्वल्स टू 14 है और प्रिंट करना है x डबल ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिलेगा? यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पर राइट शिफ्ट बोला जाता है। ये बिट वाइज कैरेक्टर्स में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर होगा क्या? पहले जो 14 लिखा है इसको पहले बिट्स में तोड़ा जाएगा 0101 में, और 2 को भी 010 में तोड़ा जाएगा, फिर उनके ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर 3 मिल रहा होगा। तो ये भी थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज इसे नहीं कर पाएंगे। तो कोई नहीं, इसमें हम तुक्का लगा सकते हैं लेकिन चीजें हमें थोड़ी सी यहाँ पर समझनी होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है? हम लोग ट्राई यूज करते हैं जब भी हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। विद फंक्शन भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, विद कीवर्ड भी यूज किया जाता है। वेल फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, राइस को यूज करते हैं, लेकिन विद कीवर्ड पाइथन के अंदर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आउटपुट हमसे पूछा गया कि इंपोर्ट किया गया नंपाई को ए के अंदर रखा गया है np.array123 और हमसे पूछा गया है कि प्रिंट करो a.ndib।
एंडिम का मतलब है नंबर ऑफ डायमेंशंस, तो ये कितने डायमेंशन का हमारे पास आ रहे हैं, 1 डायमेंशन का, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरीके से हमें चीजें समझनी होंगी। नंपाई को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस पर वीडियो थ्योरी की बनी हुई, आप उसे देख सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हमसे पूछा कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। लिस्ट 1 के अंदर 1,3 को रखा गया, लिस्ट 2 के अंदर लिस्ट 1 को रखा गया है, और लिस्ट 1 के 0 पोजीशन के अंदर 4 को रखा गया, और प्रिंट करने के लिए कहा गया लिस्ट 2 को। देखिए लिस्ट 2 को प्रिंट करें तो लिस्ट 2 में है क्या, लिस्ट 1, मतलब कि 1 और 3 यहां पर प्रिंट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके 0 पोजीशन को हमने 4 कर दिया है तो 4 और 3 अब आपके पास प्रिंट होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें देखिए हमसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से 10 बाइट पीछे ले जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी फाइल को 10 बाइट पीछे लेकर के जाएगा, तो वो हमारा यहां पर हो जाएगा f.seek -10,0। ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ में से एक पंक्ति प्रस्तुत करता है, मतलब इसमें से अगर सिर्फ एक पंक्ति को हमें पढ़ना है तो इसमें से कौन सा फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, तो इसके लिए हमने बताया था रीड लाइंस यूज करते हैं, आप लिखेंगे एफ रीड लाइंस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक मान्य अंकगणितीय ऑपरेटर है। पाइथन की अगर बात करें तो इसके अंदर आप डिवाइड करने के लिए एक साइन यहां पर लगाते हैं, लेकिन वहीं आप फ्लोर डिवीजन के लिए डबल साइन का यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ए के अंदर सेट एक रखा गया ए बी सी, और बी के अंदर एक सेट रखा गया है सी बी सी डी ई एफ, और वहीं प्रिंट करने के लिए कहा गया ए एंड बी, तो प्रिंट हमें करना है ए और बी को, तो ऑप्शन यहां पर हमारे पास दिए गए हैं। क्या सही रहेगा, यहां पे आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में एंड का साइन लगाया गया है, मतलब ए और बी सेट के अंदर जो इंटरसेक्शन का एरिया रहेगा, मतलब जो दोनों में हमें चीजें मिल रही होंगी वो प्रिंट होगा, तो दोनों में सी कॉमन है, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही होगा, हमें यहां पे आउटपुट में सी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के आगे, तो आपको ये चीजें समझनी होंगी, जो चीजें देखिए जैसे आपको समझ में नहीं आ रही है इसको आप अलग से नोट करके रख सकते हैं, एक बार एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कोड का सेगमेंट क्या प्रिंट करेगा, यहां पर हमसे पूछा गया प्रिंट क्या होगा। इफ ट्रू और ट्रू, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज ट्रू है, इफ फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स प्रिंट ए। इल्स इफ फिर लगाया गया है कि फॉल्स एंड फॉल्स आर ट्रू एंड ट्रू प्रिंट बी, इल्स प्रिंट सी, इल्स प्रिंट डी। यहां पर अगर हम लोग समझे तो एक एक लाइन को हमें यहां पर समझना होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है इफ ट्रू आर ट्रू, मतलब ट्रू या फिर ट्रू, तो यहां पर ये ट्रू होगा तो अगली लाइन में यहां पर बढ़ जाएगा, तो यहां पर ट्रू ही रहेगा और अगली लाइन में आएगा। फिर यहां पर कहा गया इफ फॉल्स एंड ट्रू, अब देखिए फॉल्स एंड ट्रू को जब आप मिलाते हैं तो हमें फॉल्स मिलता है, क्योंकि जब दोनों तरफ ट्रू होगा एंड तभी ट्रू देगा, तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स आर फॉल्स क्या होता है हमारे पास, फॉल्स, तो ये क्योंकि फॉल्स यहां पर आंसर आ रहा है इसीलिए ये हमारे पास प्रिंट ए नहीं आएगा, इसके अगली लाइन में चेक किया जाएगा। फॉल्स एंड फॉल्स हमें आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा, और फॉल्स और ट्रू यहां पर क्योंकि और लगा है तो कोई एक अगर ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो क्या क्योंकि इधर फॉल्स है इधर ट्रू है तो ये ट्रू ही बताएगा, और ट्रू एंड ट्रू दोनों जब यहाँ पे ट्रू है और बीच में एंड लगा है तो ये भी ट्रू होगा, तो हमारे पास प्रिंट बी आएगा आउटपुट में। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर बी हमें प्रिंट होकर के मिल जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ इस चीज को समझना होगा, तो आप यहाँ से भी आप इस चीज को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अलग से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा गया कि प्रिंट करो मैक्स ऑफ दिस नंबर दिस एंड दिस। यहाँ पे आंसर बताइए हमें क्या मिल रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, हमारा जो 7 है ये सबसे यहाँ पर बड़ा माना जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बाइनरी फाइल में सूचना किस प्रारूप में होती है। जो बाइनरी फाइल्स होती है उसमें जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में रहेगी, वो उसी प्रारूप में रहती है जिसमें डेटा को मेमोरी में रखा जाता है। मतलब जो बाइनरी फॉर्म्स होती हैं उसमें 0 और 1 के कोड में ही हमारे पास डेटा होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है लिखा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक, मतलब यह है कि मैथ के हम सारे फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर, अब हमने यहाँ पे लिखा है आगे फ्लोर 11.7, तो हमें सिंपल समझना है कि फ्लोर फंक्शन से क्या होता है। फ्लोर और सीलिंग दो तरह के फंक्शन होते हैं। फ्लोर क्या करता है, कोई भी पॉइंट की वैल्यू को एज इट इज इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके सेव करता है, लेकिन अगर कोई हम सीलिंग फंक्शन लगा रहे हैं तो उसको एक बढ़ा करके सेव करेगा। मतलब अगर सील लगाते हैं तो यहाँ पे 12 आंसर आता है, लेकिन क्योंकि फ्लोर लगाया है तो हमें यहाँ पे 11 आंसर मिलेगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें हमसे पूछा गया है कि किस समय सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग नहीं किया जाएगा, मतलब इनमें से किसके समय हम लोग सीक्वेंस लॉजिक का यूज नहीं करेंगे।
तो तब नहीं करेंगे जब दो डेटा मानों की तुलना करते हैं, जब दो हम डेटा वैल्यूज को कंपेयर करते हैं उस टाइम पर सीक्वेंस लॉजिक का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी मोड में डेटा लिखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, इसमें से कौन सा फंक्शन लगाएंगे जिससे आप बाइनरी मोड में डेटा को लिख पाएंगे, तो हमारा होता है डंप फंक्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है, तो निम्नलिखित में से हमारे पास कौन सी एरर दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती है फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल वहां पे हमें फाउंड नहीं हुई है, ये एरर हमें दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इसमें हमसे आउटपुट पूछा गया कि इंटीजर ए और बी बनाया गया, सेट के अंदर ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 5 है, ए इक्वल टू ए मोड ए -6, बी इक्वल टू बी मोड बी -2, तो हमारे पास प्रिंट कहा गया ए -b, तो बताइए प्रिंट हमारे पास क्या आएगा। अब यहां अगर देखें तो ए में 10 है, बी में 5 है। मोड फंक्शन क्या करता है, माइनस की वैल्यू को हटा देता है, तो हमने ए से माइनस किया 6, तो हमारे पास 4 यहां पर आउटपुट आया, और बी में क्या आएगा हमारे पास 3, और उस 4 में से 3 को माइनस करेंगे तब हम इस लाइन को प्रिंट करेंगे, तो ऑप्शन हमारे पास में सी सही हो जाएगा। 1 हमें आउटपुट में यहां पर देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा जहां एंड ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि सिंपल हमसे इसका आउटपुट पूछा गया, इंटीजर ए बी सी हमारे पास में, सेट बी में 5 है, ए में 1 है और सी के अंदर ए रखा हुआ है, एंड बी लिखा गया है और प्रिंट करना है हमें सी को। यहां अगर समझे तो देखिए बी के अंदर 5 है, ए के अंदर 1 है, सी के अंदर क्या है ए, मतलब कि 1 आ जाएगा, और बी की वैल्यू यहां आएगी, मतलब सी इक्वल टू 1 एंड 5 इस तरीके से आएगा। तो एंड क्या करेगा, पहले इन दोनों नंबर्स जो हमारे पास लिखे इनको बाइनरी बनाएगा, और उसमें से 0 1 0 करके जो 1 1 होगा उनको 1 लिखेगा, जो 0 और 1 हो गए उनको छोड़ता जाएगा। इस हिसाब से सी के अंदर हमारे पास प्रिंट होके 7 आंसर आएगा। तो ऑप्शन यहां पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में सारे प्रोग्राम समझने हैं तो आप हमें बता सकते हैं, इसके लिए अलग से हम आपको डिटेल में प्रोग्राम्स को अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ पे अगर समझाएंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है आपके लिए, पहले इसको इंटीजर में एक एक नंबर्स लिखेंगे, उसमें फिर कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे, तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी समझने में। जरूरी है कि आप जितने क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं कि आप उनको पहले आप ट्राई करिए यहाँ पे करने का, और खुद से समझने का ट्राई करिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी मुश्किल है, अगर उनको लेकर के आप बैठ जाएंगे तो जो आपके नंबर बन रहे होंगे उसमें भी दिक्कत आएगी। मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे कि 2-3 आप नंबर उनको लेकर के बढ़ा सकते हैं अपने, लेकिन बाकी के जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिनसे आप नंबर और ज्यादा ला सकते हैं, तो उनकी पढ़ाई छोड़कर अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो इसमें मुश्किल आएगी। तो पहले आप अपना बेसिक पूरा कंप्लीट करिए, फिर आप धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाइए, उनको फिर आप धीरे धीरे समझते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, इसमें हमसे आउटपुट पूछा गया एक्स के अंदर 1 2 3 है, फॉर आई इन रेंज, मतलब आई एक्स के अंदर लगेगा और प्रिंट करेगा आई को, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा 1 2 3, ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इसमें देखिए हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ड इन फंक्शन होता है। बिल्ड इन फंक्शन कौन सा होता है, वो हमारा है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन पहले से बिल्ड इन होता है, हमें उसको अलग से कुछ भी मॉड्यूल वगैरह इंपोर्ट करा के लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, इसमें हमसे कहा गया कि नंबर्स के अंदर 4 5 7 8 इस तरीके से कुछ नंबर्स यहाँ पर सेव कराए गए और सॉर्टेड नंबर्स करके सेव किया गया। इसमें से फिर इसके ऑड नंबर्स नाम का यहाँ पर वेरिएबल बनाया गया जिसके अंदर x फॉर x इन सॉर्टेड नंबर्स इफ x डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर नॉट इक्वल 0, प्रिंट करना है हमें वही ऑड नंबर्स को। मतलब यहाँ है कि इस पूरे कोड में सबसे पहले इसको सॉर्टिंग करी गई, मतलब कि पहले इसको छाट करके एक साइड लगाया गया, मतलब पहले 2 लगेगा, फिर 4, फिर 7, फिर 19, इस तरीके से पूरी चीजें पहले सॉर्ट किया गया। अब उसके अंदर सिर्फ उन्हीं नंबर्स को निकाला जा रहा है जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ना आए। तो यहाँ पे आपसे ऑड नंबर्स पूछा गया है कि 2 से डिवाइड करने पे 0 नहीं आना चाहिए रिमाइंडर में, वो हमें बताइए। तो ये ऑपरेटर्स आपको समझने होंगे। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, सबसे पहले हमारे पास 7 प्रिंट होगा, फिर 19, फिर 45 और फिर 89। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, इसमें हमसे पूछा गया कि एक से अधिक डेवलपर को असाइन करने के लिए संरचित प्रोग्राम को में खंडित किया जा सकता है। मतलब ये हो कि अगर कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ में काम कर रहे हैं प्रोग्रामर मिलकर के, तो उसको अलग अलग हम लोग सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि अलग अलग लोग उस पर काम कर पाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, हार्डवेयर को चलाने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए जिसकी मदद से हम हार्डवेयर को चलाएंगे, तो वो होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, हर हार्डवेयर का एक डिवाइस ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में होता है, वही बताता है कि
जो हार्डवेयर आपने लगाया वो क्या बता रहा है। जैसे आपने कोई कीबोर्ड कनेक्ट किया तो कीबोर्ड में अगर हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझता है कि बटन प्रेस हुई है, उसमें कीबोर्ड को लेके एक ड्राइवर फिट किया गया होता है जो उस कीबोर्ड को डिक्रिप्ट करता है, उसकी चीजों को समझता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। पाइथन नामक एक कंस्ट्रक्टर का उपयोग करके रन टाइम पर अनाम कार्यों के निर्माण को सपोर्ट करता है। मतलब पाइथन यहाँ पर किस चीज का यूज करता है, लैम्डा एनोनिमस फंक्शन। कई बार ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार हमने क्वेश्चंस में आपको पढ़ाया भी हुआ है, तो यहाँ पर देखिए वही पूछा गया है। लेमडा का यूज करते हैं एनोनिमस फंक्शन को बताने के लिए। जब भी एनोनिमस फंक्शन लिखा हो, एनोनिमस वर्ड लिखा हो, तो वहां पे लेमडा ही आप आंसर में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल को क्या कहते हैं। कोई भी अगर फंक्शन के बाहर अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है तो हमारा एक तरीके का ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है, जिसको हम लोग फंक्शन के अंदर और बाहर हर जगह यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। जब हम अपेंड मोड में फाइल को खोलते हैं तो फाइल पॉइंटर फाइल के पर होता है, मतलब कि फाइल का जो पॉइंटर होता है वो फाइल की किस जगह पर होता है वो हमसे पूछा गया, तो कहाँ होगा, फाइल के बीच में ही कहीं पर होता है जब भी आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 79। इसमें m के अंदर रखा हुआ है b मल्टीप्लाई x फॉर x इन रेंज 4। प्रिंट करना है हमें m को, तो बताइए यहाँ पर आंसर हमारे पास में क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए x जाएगा यहाँ पर x वाली इस रेंज के अंदर, और यहाँ से क्योंकि नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 को b से मल्टीप्लाई करेगा तो पहले तो कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b प्रिंट होगा। फिर 2 हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई होगा तो डबल b आएगा, ऐसे ही ट्रिपल b आएगा, क्योंकि ये रेंज हमारे पास खत्म हो गई। 0 1 2 3 जो रेंज 4 लिखी है वो 0 1 2 3 इस तरीके से हमें आउटपुट देगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक। मैथ की सारी चीजों को यहाँ पे इंपोर्ट कराया गया। ए के अंदर ये नंबर रखा गया, बी के अंदर ये नंबर लिखा हुआ है, सी के अंदर ये नंबर लिखा हुआ है। अब हमसे कहा गया कि प्रिंट करो इंटीजर ए को इंटीजर में प्रिंट करो, बी को फ्लोट में प्रिंट करो, सी को सील में प्रिंट करो, और सी को फिर फैब्स में भी प्रिंट करके हमें आंसर दो। यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले ए को इंट में प्रिंट कराना है, तो ऑप्शन हमारे पास में 2.19 लिखा हो, तो ये इंटीजर पार्ट हमारे पास सिर्फ 2 प्रिंट होगा। इसके आगे फ्लोर बी ऑप्शन कहा गया, बी को फ्लोर में प्रिंट कराना है, तो क्योंकि हमने कहा था फ्लोर जो होते हैं इंटीजर नंबर हटा देते हैं और एक नंबर कम करके सेव करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि 4 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि फ्लोर लगा हुआ है इसलिए इसको ये क्या करेगा, 3 यहां पर प्रिंट करेगा, तो यहां पर 3 प्रिंट होगा। इसके आगे कहा गया सील सी को हमें सील फंक्शन लगाए। सील फंक्शन क्या करता है, पॉइंट के एक नंबर को बढ़ा करके प्रिंट करता है। तो यहां पर क्योंकि -3.30 लिखा है, तो -3.30 क्या है, नंबर लाइन से दूर जा रहा है, तो इसको क्या करेगा, डायरेक्ट 3 पर ला करके इसको हमें प्रिंट कराएगा, तो यहाँ पे -3 प्रिंट हो जाएगा। इसके आगे फैब्स सी लिखा हुआ है, तो फैब्स सी क्या करेगा, इसके पॉइंट की 1 वैल्यू को प्रिंट करेगा, 0 को हटा देगा, तो यहाँ पर लास्ट में हमें ऑप्शन डी कुछ इस तरीके से आउटपुट यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये चीजें यहां पर आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 में देखिए हमसे पूछा गया कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें से निम्नलिखित में से किसे वेरिएबल के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर क्योंकि ट्राई एक हमारे पास फंक्शन होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इसका यूज करते हैं, तो इसको वेरिएबल के नाम में नहीं यूज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजों को हम वेरिएबल के नाम में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लास आपको कैसी लग रही है आप हमें जरूर से बताइएगा, और किस तरीके के क्वेश्चंस या वीडियोस आप चाहते हैं वो भी हमें आप बताएंगे, तो उसी हिसाब से आपको आगे चीजें मिल रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास में लिखा हुआ है fun1 की सही फंक्शन डिक्लेरेशन चुने ताकि हम निम्नलिखित 2 फंक्शन कॉल को सफलतापूर्वक निर्देशित कर सकें। मतलब दोनों फंक्शंस को हमें क्या करना है, डिक्लेयर कराना है। तो f1 में ये चीजें रखी गई, f2 के अंदर 10 और 20 को रखा गया है। अब यहां पर पूछा गया कि सही आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, तो वो रहेगा फर्स्ट। यहां पर लिखेंगे डेफ fun1 * keywords। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे फंक्शंस क्या होंगे, डिक्लेयर होंगे और सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट करा दिए जाएंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 83। एक्स के अंदर ABCD रखा हुआ है, फॉर आई इन एक्स के अंदर चलाया गया प्रिंट आई अपर। तो यहाँ पे चीजें क्या होंगी, सारी कैपिटल लेटर्स में हमारे पास में आंसर में आएगा। पहले आई जाएगा एक्स के अंदर, पहले ए के पास जाएगा, कैपिटल करेगा, उसको प्रिंट कराएगा, फिर जाएगा बी के पास, कैपिटल करेगा, प्रिंट कराएगा। इस तरीके से हमारे पास ABCD कैपिटल में आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सूडो कोड में पदानुक्रम को
द्वारा दिखाया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर हमसे कहा गया है सूडोपोड में हिरार्ची को दिखाने के लिए इसमें से किस तरीके से हम चीज़ों को लिख रहे होते हैं और दिखाते हैं, तो उसको हम लोग करली ब्रेसेस में सारी चीज़ों को दिखाते हैं। मतलब करली ब्रेसेस लगाएंगे तो समझ में आएगा कि पहले हमें इसे सॉल्व करना है, फिर इसके बाहर की चीज़ों को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित का आउटपुट क्या आएगा? y इक्वल टू के एल एम एन फॉर आई इन रेंज l फॉर आई इन रेंज लेन y। मतलब कि रेंज कहां तक की जाएगी? जो लेंथ है y की लेंथ कितनी है? टोटल यहां पर 4 कैरेक्टर है, तो रेंज के अंदर क्या लिखा हुआ है? 4। और i कहां तक जाएगा? इसी 4 तक की जाएगा, मतलब 0 1 2 3 तक की जाएगा। और प्रिंट करना है हमें y को, तो y में क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले 0 के पास ये प्रिंट होगा, फिर 1 में ये आएगा, फिर 2 में ये आएगा, और फिर 3 टाइम पर ये प्रिंट होगा। सीधे हमसे कहा गया कि जितनी बार ये रेंज चले उतनी बार y प्रिंट कर दो। तो रेंज पहले 0 बार चलेगा तो प्रिंट होगा, 1 चलेगा तो प्रिंट होगा, 2 चलेगा तो प्रिंट होगा, और 3 चलेगा तो भी प्रिंट होगा। तो ऑप्शन ए यहां पर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें हमसे कहा गया कि बताइए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यहां लिखा हुआ है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल फंक्शन इंपोर्ट किया गया और लिखा हुआ है मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, तो 5 का फैक्टोरियल निकलेगा और आंसर हमारे पास आएगा 120। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं छोटे छोटे प्रैक्टिकल के साथ में हम अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दे, तो आप हमें बता सकते हैं उसमें क्या किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाइथन को लेकर के इस तरीके से एमसीक्यूज में, तो वो सारे आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। एक विस्तृत फ्लो चार्ट को कहा जाता है, जो हमारा एक बढ़िया फ्लो चार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो वो हमारा होगा माइक्रो। माइक्रो होता है जब छोटी चीज होती है, मैक्रो मतलब काफी बड़े स्केल पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। एक स्ट्रिंग है x नाम की जिसके अंदर HELLO को रखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है x डॉट काउंट l। हमें क्या करना है? इसमें से l को काउंट करना है। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? 2 आउटपुट आएगा, क्योंकि x के अंदर टोटल 2 l ही रखे हुए हैं, तो आउटपुट हमें 2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या है? लिखा होगा, लिखा हुआ है डेफ पावर x कॉमा y इक्वल टू 2 और r में रखा हुआ है 1 फॉर i इन रेंज y r इक्वल टू r मल्टीप्लाई x रिटर्न r प्रिंट करो पावर 3 प्रिंट पावर 3.3। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इनका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आएगा आंसर सी यहाँ पर आपका प्रिंट हो रहा होगा 5 6 7 और अगली लाइन में 9 8, क्योंकि पहली प्रिंट करेगा हमारे पास 5 6 7 और अगली लाइन करेगा 9 8। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। यहाँ जैसे काफी बड़ा यहाँ पर फंक्शन है, पहले आपको ये सारी चीजें आती हूँ, उसके बाद आप सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे एग्जाम टाइम में, तो काफी टाइम लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी है कि आप कोई एक तुक्का लगा दें, वो सही रहेगा। कोई इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है 90। इसमें देखिए हमसे पूछा गया कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन छोटे बड़े पूछे जाते हैं, तो .py यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। एक एल्गोरिथम के सचित्र निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्वेश्चन दिया गया पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? इंपोर्ट numpy एज np, ए के अंदर क्या रखा गया? np डॉट array 1 2 3 5 8 प्रिंट किया गया है a डॉट ndim। तो यहाँ पर भी पूछा गया कि इसका डायमेंशन कितना है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारे पास? बी। इसका डायमेंशन 1 डायमेंशन का एरे है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 93। डिबगिंग सॉफ्टवेयर में कोड ठीक मानने की प्रक्रिया है। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ बग्स को फिक्स करने की एक प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। मतलब कोई गलतियां हुई उनको सुधारने को डिबगिंग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है m इक्वल टू 0, m में 0 रखा गया है और वाइल m तब तक की चले जब तक कि m छोटा है हमारा 5 से, मतलब कि टोटल 5 बार चलेगा और प्रिंट करना है हमें m को, तो m बार बार प्रिंट होगा, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन इसके आगे कहा गया कि m में प्लस इक्वल 1 को करते जाना और इफ m इक्वल 3 वहां पर क्या कर देना? ब्रेक कर देना लूप को। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 0 1 2। हमें ऑप्शन बी के तरीके से यहाँ पर आंसर मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें हमसे पूछा गया कि सबसे पहले numpy को एज a np यहाँ पे इंपोर्ट कराया। ए के अंदर हमने np डॉट array 2 3 4 5 को रखा। अब हमें प्रिंट करना है a डॉट डी टाइप। हमें इससे डेटा टाइप यहाँ पर प्रिंट करने के लिए कह रहा है कि बताइए इसका डेटा टाइप यहाँ क्या रहेगा।
तो जो भी हमारा एरे होता है उसका जो डेटा टाइप है वो इंट टाइप का होता है और 32 बिट का डेटा टाइप होता है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 96। इसमें हमसे पूछा गया जो असेंबली भाषा होती है उसको मशीन भाषा में बदलने के लिए इसमें से किस अनुवादित का उपयोग करते हैं, मतलब कि कौन से ट्रांसलेटर का यूज करेंगे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, इंटरप्रेटर का इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। पाइथन भी इंटरप्रेटर का यूज करता है और लाइन बाय लाइन चीजों को इंटरप्रेट करते हुए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिवर्तनीय डेटा टाइप है, मतलब कि जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, ऐसा इसमें से कौन सा डेटा टाइप है हमारा, तो वो होता है हमारा टपल। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पर हमसे पूछा गया इसका आउटपुट क्या आएगा। टी के अंदर रखा हुआ है ओपन टेक्स्ट.txt नाम की फाइल को ओपन किया गया, डब्लू मतलब कि राइट मोड में, और उसके अंदर f.write 3 4 5 ये यहाँ पर लिखा गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास में स्ट्रिंग एरर को देगा। स्ट्रिंग एरर क्यों आएगी, क्योंकि आपकी जो फाइल है वो टेक्स्ट टाइप की फाइल है, .txt फाइल है और आप उसमें नंबर्स को टाइप कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग एरर आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में मान्य स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मतलब जिसमें हम स्ट्रिंग को लेकर के काम करते हैं और उसमें मैनिपुलेट करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। तो हमारा यहाँ पे काउंट भी सही होगा, अपर भी यहाँ पर सही हो जाएगा और स्ट्रिप भी सही रहेगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। स्ट्रिप फंक्शन यूज करते हैं जब हमें एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना होता है, तब हम स्ट्रिप फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये सारे फंक्शन आपको समझ में आने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का, जिसमें हमसे पूछा गया कि पाइथन में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसके लिए अगर पाइथन में कोड ब्लॉक को बताना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेंटेशन का यूज करते हैं। इसके अदर लैंग्वेजेस आप पढ़ेंगे जावा C++, उनमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडेंटेशन करते हैं, मतलब स्पेस हम लोग छोड़ते हैं कोड ब्लॉक को बताने के लिए। तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस हम लोगों के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कितने आपके सही हुए आप बताइए, कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप बता सकते हैं। किस तरह की आपके क्वेश्चंस और चाहिए, किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।